सीतापुर नामक गांव में लखन अपनी पत्नी विनीता के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था। विनीता, देखो अब तो इस बार भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों में बारिश भी आ जाएगी, फिर तो हमारा एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हर बार यही होता है, ना ढंग से खाना मिलता है और ना ही पैसे का इंतजाम हो पाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें इस बार कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसकी परवरिश कौन करेगा? कैसे होगी उसकी परवरिश? तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही गांव जाकर सेठ के यहाँ देखता हूँ, शायद वो हमें कोई काम दे दें। ठीक है, पर ध्यान से जाना। फिर लखन घर से निकल पड़ा। कई घंटे की यात्रा के बाद वो सेठ की हवेली पहुँच जाता है। अरे तो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोच ले, मेरे यहाँ गलती हुई तो कीमत बहुत भारी चुकानी होगी। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा सेठ जी, एक भी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे जितने भी खेत हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अच्छे से ध्यान रखना, सभी फसल समय पर कटकर घर आ जाना चाहिए। बीच में कोई गड़बड़ी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं ये सारा काम अच्छे से कर दूंगा। फिर लखन रात मेहनत करने लगा, पूरी ईमानदारी से काम करता रहता, जिससे सेठ भी बहुत खुश होने लगा है। अरे लखन, तू तो बहुत अच्छे से मेहनत करता है। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी मेहनत से खुश हैं। दूर खड़ा अरुण ये सब देखकर जल रहा था। आज तक सेठ ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन ये 2 कौड़ी का लखन इतनी तारीफ पा रहा है। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लखन खुद ही यहाँ से चला जाए। एक दिन लखन बीज लेकर खेत में आता है। चलो, जैसे ही ये फसल उगेगी ना, सेठ जी मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। कहा है ये बीज बहुत कीमती है, अगर ये अच्छे से उगे तो देखो सेठ मुझे क्या देते हैं। लखन मुस्कुराते हुए बीज खेतों में बोता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी किसी अरुण आता है। अच्छा, तो इसने बीज बो दिया। अब मैं एक दवा डालूंगा जिससे ये फसल कभी नहीं उगेगी, और फिर इसका परिणाम लखन को भुगतना पड़ेगा। अरुण दवा लेकर पूरे खेतों में छिड़क देता है। कई दिन बीतते हैं, लेकिन खेत में कोई फसल नहीं आती। अरे एक भी फसल क्यों नहीं आई? मैंने पूरे 400 सोने के सिक्के का बीज लाकर लखन को ये काम दिया था। सेठ जी, आपको नहीं पता, लखन ने सारे बीज बेच दिए। क्या कह रहे हो? हाँ, ये सब होते हुए देखा था। मैंने कहा भी तो उसने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे क्या हो गया? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। सेठ ने मेरे पति को जान से मार दिया और उसे मार मार कर मेरे घर के सामने अपने नौकरों से फेंकवा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, आप सेठ को सजा दीजिए। हमारे गांव में इतना बड़ा अपराध हुआ है? हाँ मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। वह पैसे वाला है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वह गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं समझेगा? ठीक है, मैं जाकर अभी सेठ से बात करता हूँ। तुम तब तक अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं अपने पति की अंतिम संस्कार को नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी सेठ से बात करके आता हूँ। फिर मुखिया वहाँ से निकल पड़ता है और सेठ के घर पहुँचता है। मुखिया, तो यहाँ कैसे आया? विनीता कह रही थी कि उसके पति को सेठ जी ने मार दिया है। पूरे गांव में वो शोर मचा रही है। अरे तू तो जानता है कि मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। जो भी मेरे साथ गलत करता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इस मामले को आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पर वो पूरे गांव में हंगामा कर रही है। ये बात बहाने वाली नहीं है। सेठ घर के अंदर जाकर एक छोटी थैली से सोने के सिक्के लेकर मुखिया के हाथ में रख देता है। ये ले जा। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सेठ ने मेरे पति को मारा था। देखो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मेरा फैसला यही है। अब अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो और इस मामले को यहीं भूल जाओ। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। विनीता टूटकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं इंसाफ मांगने गई, लेकिन मुखिया भी मुझे इंसाफ नहीं दे सका। सेठ की मनमानी इतनी चलेगी, किसी गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाती हैं। अरे विनीता बहन, तुम नहीं जानती, सेठ ने मुखिया को ढेर सारा धन दिया होगा, जिस वजह से मुखिया जी ने अपना मुंह बंद। अपने पति का शव उठाती है और अंतिम संस्कार करती है।
मैं इस बात को तय कर पता करके रहूंगी कि किसने मेरे पति को ऐसे मारा है। मैं ये बात इतनी आसानी से दबाने नहीं दूंगी। फिर विनीता रोते हुए घर आ जाती है। दूर से शंभू ये दृश्य देख लेता है। अरे ये कितनी खूबसूरत है। हाँ इसके पति भी अब मर गया और घर में तो कोई मर्द होगा भी नहीं। चलो। आता है। रात के अंधेरे में जैसे ही विनीता सो रही होती है तभी शंभू के घर के अंदर वह घुस जाता है और बक्सा खोलने लगता है। ये क्या? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। अरे देखो, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। मुझे सिर्फ जेवर चाहिए। मैं तुम्हारा जेवर लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। देखो तुम चोरी कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी। बता दो, मैं कोई डरता हूँ क्या? तुम्हारे घर में शंभू क्या कर रहा है? अरे विनीता, तुम्हारे पति के मरे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम किसी और मर्द के साथ रात बिताती हो। तुम्हारे पति की आत्मा पर क्या बीतेगी? आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, ये चोर है और मेरे घर में चोरी करने आया है। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा मत करो, तुमने मुझे बुलाया था कि जैसे मेरे पति मर जाएं तुम यहाँ आ जाना। मैं आ गया हूँ और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम प्रसंग नहीं रखना था तो मैं जा रहा हूँ। सभी गांव वाले मिलकर विनीता को मारने लगती हैं और उसे मारते मारते गांव से बाहर निकाल देती हैं। तुम जैसी गंदी चरित्र की औरत के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। सभी गांव वाले तरह तरह की ताने देने लगती हैं और विनीता को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल देती हैं। अब मैं क्या करूं? लखन तो मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद ये गांव वाले मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं और सब मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। तरफ निकल जाती है और पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अघोरी घने जंगलों पे गुजर रहा था। तभी विनीता का शव देखता है। अरे ये तो जान दे दी, लेकिन ये तो गर्भवती लग रही है। लगता है इसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। ये मेरी बहुत काम की चीज है। फिर अघोरी विनीता का शव उठाकर उसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ बैठकर तंत्र विद्या करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। अघोरी की साधना पूरी होती है और अचानक विनीता के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। अब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तुम अब मेरी इच्छा पूरी करोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे साल से शरीर पर सिद्धि कर रहा था। मुझे तभी अचानक ही एक सफेद कपड़े में लड़की घनी जंगलों की तरफ जा रही होती है, जिसे देखते ही मुखिया घबरा जाता है। आधी रात को भला ये सफेद कपड़ों में ये कौन है और ये घने जंगलों में क्यों जा रही है? चलो चल कर देखता हूँ, लेकिन ये आधी रात को जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन पीछे से तो ये इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं आगे से और भी खूबसूरत हुई तो चलो चल कर देखता हूँ। फिर मुखिया जैसे तैसे विनीता के पीछे पीछे निकल पड़ता है। विनीता घने जंगलों से होती हुई तालाब के किनारे बैठ जाती है और उसने घूंघट। ये क्या? तुम तो चुड़ैल हो। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे भागना होगा। मुखिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन विनीता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुखिया, तू अब कहीं बचकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे पास आई थी, कितना गिड़गिड़ा कर बोली थी कि मेरे पति को किसी ने मारा, लेकिन तुम सब ने मिलकर मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तुम कौन हो भला? मैंने तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया। मैं विनीता हूँ। तुम सब ने मेरे चरित्र पर दाग लगाया। वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होती है। जैसे ही गणेश तालाब के किनारे से गुजरता है, वो मुखिया का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये क्या मुखिया जी, आपको क्या हो गया? अरे ये तो मर गए। मुझे मुखिया के शव को गांव में ले जाना होगा। फिर गणेश जैसी तैसी मुखिया के शव को लेकर गांव में आता है, जिसे देखते ही सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। ये क्या गणेश, ये मुखिया को क्या हो गया? ये कैसे मर गया? अरे पता नहीं, मैं तालाब के किनारे से लौट रहा था, तभी मुखिया का शव दिखा जो पानी में तैर रहा था। फिर सभी गांव वाले मिलकर मुखिया